इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम CGTT 2022 के पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होते हैं, उनकी संरचना क्या होती है, उसकी संरचना में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं और साथ ही परीक्षा से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है पारिस्थितिकीय विज्ञान। तो इसके अंतर्गत हम जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी का निर्माण ओकियोलॉजी से बना है, जो कि ग्रीक भाषा का एक शब्द है। यह दो शब्द ओइकोस, जिसका अर्थ होता है घेराव या आसपास का क्षेत्र, जबकि लोगस का अर्थ होता है पूरे पारिस्थितिकी का अध्ययन। अर्थात इकोलॉजी शब्द को जर्मन वैज्ञानिक अर्नस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया था। अगला हम देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी शाखाएं। किसी स्थान पर पाए जाने वाले किसी जीव के समुदाय का वातावरण से या अन्य जैविक समुदायों से परस्पर संबंध होता है और इस संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को सर्वप्रथम टांसले ने 1935 में दिया था। इसकी दो शाखा है, स्वपारिस्थितिकीय और दूसरा है समुदाय पारिस्थितिकीय। समुदाय पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम आबादी पारिस्थितिकीय और साथ ही समुदाय और इकोसिटोमोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, अर्थात किन किन चीज़ों से मिलकर पारिस्थितिकी का निर्माण हुआ है। तो इसके अंतर्गत मुख्यतः दो घटक आते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। अजैविक घटक के अंतर्गत जंतु समुदाय, वनस्पति समुदाय, सूक्ष्मजीव और मनुष्य आते हैं, जबकि अजैविक घटक के अंतर्गत प्रकाश, ताप, आर्द्रता, हवा, स्थलाकृति और मृदा ये सभी आते हैं। इनके कारकों के मध्य संबंध को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। पहला होता है सहजीवन, जिसमें दो जीवों के परस्पर लाभकारी संबंध होते हैं। इसके अंतर्गत है आपका उदाहरण, कवक और शैवाल आपस में मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। तो ये जीव एक दूसरे को परस्पर लाभकारी संबंध होता है। अगला है मृतोपजीवी, इसमें जीव सड़े गले पदार्थों पर आश्रित होते हैं, जैसे इसका उदाहरण है आपका कवक। अगला है परभक्षण, एक जीव दूसरे जीव का पूरी तरह भक्षण करता है, इसका उदाहरण है आपका आर्थ्रोवोट्रिक्स। अगला है परजीविता, इसमें एक जीव हमेशा दूसरे जीव पर आश्रित होता है और उसे हानि पहुंचाता है, जैसे कवक, जीवाणु, विषाणु ये सब परजीविता के अंतर्गत आते हैं। अगला है सहभोजिता, इस संबंध में एक जीव को लाभ या हानि नहीं होता जबकि दूसरे को लाभ होता है। इसमें एक जीव ऐसा होता है जिसे लाभ हानि कुछ नहीं होता जबकि दूसरे जीव को लाभ होता है, इसका उदाहरण है आपका अधिपादप। तो ये जीवों का संबंधों का वर्गीकरण है कि उनके संबंधों को हम किस रूप से देख सकते हैं। अगला है सूक्ष्मजीवों का प्रभाव। सूक्ष्मजीवों का प्रभाव वातावरण में सूक्ष्मजीव के द्वारा रासायनिक तत्वों को कार्बनिक अवस्था से अकार्बनिक अवस्था में बदलना इन सूक्ष्मजीवों का प्रमुख कार्य है और इसके द्वारा ये वातावरण की सफाई करती हैं। कहीं पर भी सड़ी गली चीज़ों को जो कार्बनिक पदार्थ के रूप में होते हैं उसे ये सूक्ष्मजीव अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं और वातावरण की सफाई करते हैं। वैसे ही मनुष्य का प्रभाव मनुष्य किस प्रकार प्रभावित करता है, तो मनुष्य के द्वारा वनों की कटाई, जंगलों को जलाना, पशुपालन, इन सभी कार्यों के द्वारा वातावरण को प्रभावित किया जाता है। अगला है अजैविक कारक। तो अजैविक कारक के अंतर्गत हमने देखा कि प्रकाश, ताप, आर्द्रता, स्थलाकृति ये सभी आती हैं। तो पारिस्थितिकी को प्रभावित करने वाले अजैविक कारक किस प्रकार प्रभावित करते हैं उसे देखते हैं। प्रकाश के द्वारा पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनाते हैं और पौधों का बीज अंकुरण, वाष्पोत्सर्जन ये सभी क्रियाएं प्रकाश के माध्यम से होती है। प्रकाश इसमें योगदान देता है। अगला है आपका ताप का प्रभाव। जीवों की रचना, क्रियाओं और प्रजनन पर भी ताप का प्रभाव होता है। और अगला है आर्द्रता, जिसका वायु को नम बनाती है। इस प्रकार अजैविक कारक पारिस्थितिकी को प्रभावित करते हैं। अगला है पादप अनुक्रमण, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे याद रखिएगा। किसी स्थान पर वातावरण, समय और जैविक कारकों के परस्पर प्रभावों से जैविक समुदायों का बदलना। यह दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और विविधपोषी। इसे ध्यान से समझिए। पादप अनुक्रमण, जिसके माध्यम से किसी स्थान पर वातावरण, समय और जैविक कारकों के परस्पर प्रभावों से जीव समुदाय में बदलाव आता है, उसे ही कहा जाता है पादप अनुक्रमण। पारिस्थितिकी का जो विषय है उसमें आपका डायरेक्ट परिभाषा आ सकता है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिए।
स्वपोषी किसे कहते हैं? इसमें केवल पेड़ पौधे भाग लेते हैं। स्वपोषी ऐसे होते हैं जो अपना स्वयं का भोजन बना सकते हैं। विविध पोषी, इसमें वे सभी सूक्ष्म जीव आते हैं जो सड़ी गली वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला जैविक घटक के प्रकार। तो जैविक घटक के आपके 3 प्रकार होते हैं। पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता और तीसरा है अपघटनकर्ता। उत्पादक उसे कहा जाता है जो भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करता है। पौधे उत्पादक की श्रेणी में आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस कारण इन्हें उत्पादक कहा जाता है। जबकि उपभोक्ता वे होते हैं जो भोजन के लिए पौधों पर आश्रित होते हैं। उपभोक्ता को भी 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत वे आते हैं जो अपने भोजन के लिए सिर्फ पेड़ों पर आश्रित रहते हैं, अर्थात इसके अंतर्गत शाकाहारी जीवों को शामिल किया जाता है। जैसे गाय, भेड़ और बकरी ये शाकाहारी जानवर हैं और जो अपने भोजन के लिए केवल पौधों पर आश्रित होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत मांसाहारी जानवरों को शामिल किया जाता है जो प्राथमिक उपभोक्ता के जंतुओं को खाते हैं। जैसे चूहे को बिल्ली खाता है और हिरण को भेड़िया खाता है। तो इस प्रकार ये प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला है तृतीयक उपभोक्ता। यह केवल मांसाहारी होते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं। द्वितीयक के अंतर्गत आपका शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो सकते हैं, जबकि तृतीयक के अंतर्गत केवल मांसाहारी शामिल होते हैं। जैसे उदाहरण है मेंढक को सांप द्वारा खाना और शेर इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला है अपघटनकर्ता। इस श्रेणी में केवल जीवाणु और कवक आते हैं जो उपभोक्ता और उत्पादकों को अपघटित करके कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। सामान्य अवस्था में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन्हें ये अपघटनकर्ता जो कि जीवाणु और कवक के रूप में होते हैं और वे उन्हें अकार्बनिक तत्वों में परिवर्तित करते हैं और इन्हीं अकार्बनिक तत्वों को पौधों के द्वारा जड़ के माध्यम से ग्रहण किया जाता है और पुनः अपने पोषक तत्व के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला हम देखते हैं खाद्य श्रृंखला किसे कहा जाता है। तो पारितंत्र के भीतर विभिन्न जीवों के पोषण स्तर के माध्यम से जो संबंध होता है उसे ही खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। यह एक श्रृंखला के रूप में होती है जिसमें एक जीव को दूसरा जीव खाता है और दूसरे जीव को कोई तीसरा जीव खाएगा। इस प्रकार एक श्रृंखला का निर्माण होता है जिसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। प्रत्येक जीव किसी अन्य जीव का भोजन बन जाता है और एक दूसरे को खाने वाले जीवों का अनुक्रमण ही एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। इसका उदाहरण है कीड़े को मेंढक खाता है और मेंढक को सांप खाता है। इस प्रकार ये खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। खाद्य श्रृंखला 2 प्रकार के होते हैं: चारण खाद्य श्रृंखला और दूसरा है अपरद खाद्य श्रृंखला। चारण खाद्य श्रृंखला, इसे चराई खाद्य श्रृंखला भी कहा जाता है। इसमें उत्पादकों से होकर शाक भक्षियों, मांस भक्षियों यह सर्वाहारियों तक जाती है। इस श्रृंखला में हरे पेड़ पौधों से खाद्य श्रृंखला आरंभ होती है, इस कारण इसे चराई खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। अगला है अपरद खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में चराई खाद्य श्रृंखला के जीवों के मरने के बाद शुरू होता है और अपरदक के द्वारा इन जीवों के मरने के बाद उस पर एंजाइम छोड़ दिया जाता है और इस प्रकार वह अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है। अगला है अपघटक। ऐसे सूक्ष्म जीव जो मृत जीवों पर निर्भर होते हैं उन्हें अपघटक कहा जाता है, जैसे बैक्टीरिया, कवक आदि। यहाँ पर आपके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे उदाहरण है आपका कचरा को कीट के द्वारा खाया जाता है और कीट को छोटी मकड़ियाँ खाती है। इस प्रकार यह एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। अपघटक मृतकों को अपघटित करके उन्हें सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। अन्य प्रकार हैं जैसे परभक्षी खाद्य श्रृंखला। यह खाद्य श्रृंखला का प्रकार है। पौधों के छोटे जीव और बड़े जीव जंतुओं की ओर यह अग्रसर होता है। अगला है परजीवी खाद्य श्रृंखला। यह पौधों से बड़े जीव और छोटे जीव की ओर अग्रसर होता है। मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला, यह मृत प्राणियों से सूक्ष्म जीवों की ओर अग्रसर होता है। मृतोपजीवी में मृत प्राणियों से सूक्ष्म जीवों की ओर, जबकि परजीवी में पौधों से बड़े जीव उसके बाद छोटे जीव की ओर। इस प्रकार यह अग्रसर होता है। अगला है तालाब का खाद्य श्रृंखला की तालाब में किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला आपको देखने को मिलती है। तो शैवाल होते हैं, उसे जली पिस्सू खाते हैं और उन्हें छोटी मछलियाँ और छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती है। ये उदाहरण आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं तालाब की खाद्य श्रृंखला, तो इसे याद रखिएगा। अगला दूसरा दिया है हरे पौधों को कीड़े खाते हैं, कीड़े को मेंढक और मेंढक को सांप और सांप को बगुला। इस प्रकार ये जो खाद्य श्रृंखला यह आगे की ओर बढ़ती है। घास स्थलीय खाद्य श्रृंखला में घास को कीड़े खाते हैं, कीड़े को टिड्डे, टिड्डे को मेंढक और मेंढक को बाज खाते हैं। अगला है वन स्थलीय खाद्य श्रृंखला।
इसमें झाड़ियों को खरगोश खाते हैं और खरगोश को भेड़िया खाता है। अगला हम देखते हैं खाद्य जाल किसे कहा जाता है। तो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की खाद्य श्रृंखला परस्पर मिलकर खाद्य जाल बनाती है। जैसे अगर किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की दो खाद्य जाल को अगर आपस में एक दूसरे से किसी प्रकार ये संबंधित होती है तो इस प्रकार एक जाल का निर्माण होता है जिसे खाद्य जाल कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक खाद्य जाल का उदाहरण है, वहीं जो अगला है वह खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा से होते हुए कई पथों से होकर गुजरता है। इसका उदाहरण है पौधा एक समय में अनेक शाक पक्षियों के भोजन के साथ विभिन्न शाक पक्षी विभिन्न मांसाहारी प्राणियों का भोजन भी हो सकता है। अर्थात पौधे जो हैं उन्हें शाक पक्षियों के द्वारा खाया जाता है, शाक भक्षी के द्वारा, और ये शाक भक्षी उसी समय में दूसरे खाद्य श्रृंखला का भाग होने के साथ साथ मांसभक्षी प्राणियों के द्वारा भी भोजन बनते हैं। तो इस प्रकार यह दो से अधिक खाद्य श्रृंखला के द्वारा खाद्य जाल का निर्माण होता है। अगला हम देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के पदार्थों का चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों का चक्र अर्थात चक्रण की क्रिया पौधों के कार्बनिक पदार्थों को शाकाहारी जीवों अर्थात प्रथम उपभोक्ता के द्वारा ग्रहण किया जाता है, फिर शाकाहारी जीवों को मांसाहारी जीवों के द्वारा ग्रहण किया जाता है और जीवों के मरने के बाद बैक्टीरिया या फिर कवक सूक्ष्म जीव उन्हें अपघटित करते हैं और अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिसे पौधों के द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है और इस प्रकार एक चक्र का निर्माण होता है। इसे ही पारिस्थितिकी तंत्र के पदार्थों का चक्रण या फिर पदार्थों का चक्र कहा जाता है। कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट आते हैं, जबकि अकार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज आते हैं। तो ये हुआ पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, जैविक और अजैविक घटक। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल के माध्यम से CGTT की पूरी तैयारी कर सकते हैं। आप प्ले लिस्ट पर जाकर गणित विषय और साथ ही साथ हिंदी विषय के विभिन्न वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।